नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं। अभी तक कुल 6 वीडियो आ चुके हैं और यह 7वीं वीडियो है। वो 6 वीडियो 6 टॉपिक पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन पे बनी है। इसलिए अगर आप लोग अभी उसे नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। अगर इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक है, या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें रेलवे ग्रुप डी रिकैप के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको फास्ट मोड स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। दोस्तों, आज जो 7वीं वीडियो है, यह मौलिक अधिकार पर बनी है। यह टॉपिक ऐसा है कि जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक अधिकार से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ग्रुप डी में भी पिछले साल ही पिछली बार ही जो 2022 में हुई थी, उसमें लगभग 10-20 क्वेश्चन है जो बार बार अनेक शिफ्ट में बने हैं। इसलिए यह टॉपिक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र से। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इसका वादा रहा। तो चले शुरू करते हैं आज की यह वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आप हल कर पाओगे। तो थोड़ा मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो होता है वो नागरिकों को प्राप्त होता है राज्य के विरुद्ध। इसका वर्णन हमारे भाग 3 में है। पिछली वीडियो भाग पे ही बनी थी, संविधान के सभी भाग, उसमें मैं सारे भाग को बता दिया हूँ, उसको भी जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। तो यह भाग 3 से संबंधित है और इसमें कुल 12 से 35 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया? ये आया था इंग्लैंड से, जो 1215 में वहाँ के राजा ने अपने नागरिकों को एक दस्तावेज दिए थे अधिकारों से संबंधित, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसी से यह शब्द लिया गया है, और इसको कभी काल पूछ देता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो है हमारा मौलिक अधिकार या भाग 3। अच्छा, जैसा मैं बताया, यह राज्य के विरुद्ध है। नागरिकों को प्राप्त अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध होता है, और इसकी प्रकृति भी कभी काल पूछती है तो यह नकारात्मक प्रकृति के हैं। ये नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, जो एक नागरिक को अपने देश में जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें होती हैं, उन चीजों का ये दस्तावेज है। इसको न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। न्यायपालिका, अगर इसमें कोई हस्तक्षेप होता है, कोई इसके विरुद्ध कानून आता है, विधि आती है, तो न्यायपालिका उसको प्रोटेक्ट करती है। यह यूएसए के संविधान से प्रेरित है। जब हम लोग संविधान की विशेषताएं या स्रोत पढ़ रहे थे, तो उसमें भी मैं बताया हूँ कि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो यह इसकी बेसिक चीजें हैं। अब आते हैं मौलिक अधिकार के मूल बात पर। यह अनुच्छेद 12 से 35 है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य कौन होगा। यह इसके अंदर भी बहुत चीजें हैं, लेकिन इतना डीप नहीं जानना है, क्योंकि हम रिकैप कर रहे हैं, और उतना ही पढ़ें जितना कि हमारे एग्जाम में आ जाए। अनुच्छेद 13 यह न्यायिक पूर्वावलोकन से संबंधित है। माना जाता है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही है, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी विधि को जांच करती है। अगर वो संविधान के खिलाफ या हमारे मूल अधिकार के खिलाफ होता है, कोई भी विधि जो मूल अधिकार के विरुद्ध है, तो उसका न्यायपालिका पुनर्वालोकन कर उसको समाप्त कर देती है, शून्य कर देती है। मूल अधिकार मूल रूप से अभी हमें 6 मिले हुए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 है।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार या 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार या 23 से 24 तक है। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या 25 से 28 तक है। और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार या अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। अब इसको थोड़ा विस्तार से एक-एक अनुच्छेद देख लेते हैं क्योंकि अनुच्छेद ही पूछ लेता है, इसलिए वो देखना बहुत जरूरी है। तो पहला शुरू करते हैं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसमें कुल 5 अनुच्छेद आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। या अनुच्छेद 14 में पहला ही जो अनुच्छेद है समानता के अधिकार का, उसमें कानून के समक्ष समानता का है। और अनुच्छेद 15 जो आता है वह धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यानी किसी के साथ इन आधारों पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें और भी चीजें हैं जिसको अभी जानना जरूरी नहीं है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हम भेदभाव करते हैं, जैसे महिलाएं हो गई, जैसे अब पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित हो गए, अनुसूचित जात जनजात हो गई। तो वो सब चीजें इसमें है, लेकिन अभी हमें इतना ही जानना है, ग्रुप डी में इससे बाहर नहीं पूछेगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता। जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं या सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सभी को अवसर की समानता होगी। इसके अंदर भी तमाम चीजें हैं जो आरक्षण का प्रावधान है एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। अभी इसमें ईडब्ल्यूएस जो कमजोर रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उस वर्ग को भी इसमें आरक्षण की व्यवस्था यहीं से आती है, अनुच्छेद 16 से। अनुच्छेद 17 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार पूछता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। इससे संबंधित कानून 2 बने हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नागरिकों के लिए कानून है 1955 वाला, और एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 वाला, ये इसी के अंतर्गत बने हैं। फिर अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन। कोई भी उपाधि नहीं रहेगी। जो पहले उपाधियां मिल जाती थी लोगों को, उन उपाधियों का उन्मूलन कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। इसमें केवल शिक्षा और सेना की जो उपाधियां हैं, जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सब शिक्षा में जैसे पीएचडी, ये सब डॉक्टर, ये सब उपाधियों को छोड़कर और सब उपाधियां समाप्त कर दी गई। तो समानता का अधिकार 14 से 18, 14 में कानून के समक्ष समता, 15 में धर्म, प्रजाति या जाति, लिंग, नस्ल अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 में सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 में उपाधियों का उन्मूलन। ये होता है हमारा पहला जो अधिकार है, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें भी 6 चीजें हैं, 7 थी, अभी 6 हैं। जैसे पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में है कोई भी हथियार के बिना सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है सी संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अच्छा, इसी सी में 19(1) का सी है, ये इसी में ही सहकारी समितियों की बात हुई थी और जो यूनियन वगैरह बनते हैं इसी के तहत। और डी है कहीं भी भ्रमण करने घूमने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे रोक भी हैं, जैसे कुछ सेंसिटिव जगह हैं वहां नहीं जा सकते, कानून बने हैं तो उससे रोक लगती है। अच्छा, ई में कहीं भी बसने की, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। कोई राज्य ऐसा सामान्य स्थिति में हमें रोक नहीं सकता कि हम कहाँ जाकर बस रहे हैं। और एफ है
व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में ही जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के अंदर ये सब चीज़ें दी गई हैं। खैर इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन इसको याद रखना है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से स्वतंत्रता। इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला जो है उसी कानून, मतलब कि जिस समय कोई अपराध हुआ है, उस समय जो कानून था, उसी के अनुसार हमें दंड मिलेगी। यह पहली बात हुई। दूसरा है एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है, ये नहीं कि कई सजा दे दो। और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही देने से रोक लगाया गया है, यानी किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वह खुद के खिलाफ ही, अपने ही खिलाफ ही गवाही दे। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है इसमें। तो 3 चीजें इसमें याद रखनी है। पहला है कि जिस समय अपराध हुआ है उसी कानून से सजा दी जाएगी और एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। यही तो कहा जाता है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। अनुच्छेद 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने सारे प्रश्न बनते हैं इससे कि पूछिए मत। गरिमापूर्ण जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है इसमें। इसमें भी बहुत चीजें, अभी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत चीजें डाल दिया है। मेन चीजें जो हैं, जो कभी पूछ लेता है कि गरिमापूर्ण जीवन अनुच्छेद 21 में है। कहीं विदेश जाने की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 21 में है। शुद्ध पर्यावरण का हमारा अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है। निजता का अधिकार भी 19-21 अनुच्छेद 21 में ही है। जैसे नींद का अधिकार भी इसमें डाल दिया गया अनुच्छेद 21 में। इसमें और भी बहुत चीजें डली हैं। तो गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो हमारा अनुच्छेद 21 हमें देता है। अच्छा, एक अनुच्छेद 21 ए जो बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। बार बार पूछता है, कई बार पूछा है, ग्रुप डी में भी पिछली बार पूछा था इससे संबंधित। यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 था, उसके तहत इसको जोड़ा गया है 21 ए, जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण देता है हमें। जैसे इसी के अंदर ही आता है कि आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको गिरफ्तार करने आया तो आप पूछ सकते हैं मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। ये आपका मूल अधिकार है। वकील से सहायता लेने का जो अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप तुरंत किसी वकील से सहायता ले सकते हैं। और तीसरी बात जो इसमें याद रखनी है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। यानी भी अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वो आपके अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। मान लीजिए आपको हिरासत में ले लिया और वह 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, तो यह आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और आप इसके कारण आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, एक जो निरोधक कानून बनते हैं या दुश्मन देश के लिए जो कानून बनते हैं, उन पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, इसमें मूल रूप से 4 हैं, एक 21 से जोड़ दिया तो 5 समझ लीजिए। इसमें 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण और 21 गरिमापूर्ण जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण देता है। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। 23 में क्या बातें हैं कि मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण करता है। किसी से बेगारी नहीं करा सकते। आज अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं और उसका
पैसा नहीं दे रहे हैं तो बेकार में आएगा और ये मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। मानव व्यापार नहीं किया जा सकता, इसी के तहत मानव व्यापार का निषेध किया गया है। हालांकि राष्ट्रहित में राष्ट्रहित में राज्य आपसे बेकार करवा सकता है, लेकिन उसके कानून होंगे। तो 23 हो गया मानव व्यापार तथा बालाश्रम से संरक्षण, और 24 है जो खतरनाक कल कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध करता है। यानी कोई खतरनाक कारखाना है तो 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा उसमें काम नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई संस्था, कोई कारखाने का मालिक करवाता है तो वह अपराध है और मूल अधिकार का उल्लंघन है। वर्तमान में कहीं भी काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे कानून बन गए हैं कि 14 वर्ष से कम बच्चा है तो उसको कहीं भी कोई काम नहीं करवा सकता है। 3 हो गया। अब चौथे पे आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी समझ होनी चाहिए हमें। अनुच्छेद 25 से 28। तो 25 से 28, अनुच्छेद 25 को देख लेते हैं। सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुसार आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आज हम लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। यह सब हमें अनुच्छेद 25 देता है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें जो कृपाण रखते हैं सिख लोग, कृपाण रखते हैं, इसी के अनुसार इनको रखने की आज़ादी है। या जैन धर्म में जो संधारा प्रथा होती है, जिसमें आदमी उपवास रहकर अपना प्राण त्याग देता है, क्योंकि मरने का अधिकार हमारी स्वतंत्रता में नहीं आता। लेकिन यह धर्म की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, इसलिए इसको उल्लंघन नहीं माना जाता है संधारा प्रथा को, कि इन्होंने मूल अधिकार का उल्लंघन किया, ऐसा नहीं माना जाता। क्योंकि अनुच्छेद 25 हमें ऐसा अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें 3 बातें बहुत ध्यान रखनी है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ऐसा कुछ मामला आता है तो हम आपके इस अनुच्छेद के द्वारा जो प्राप्त अधिकार है उसको छीन सकते हैं। यानी राज्य तब इसको इन 3 बातों के आधार पर आपके इस अधिकार को छीन सकता है। मान लीजिए आप किसी धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कोई स्वास्थ्य का कंडीशन ऐसी खराब होने वाली है वहाँ पे, या कोई एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, तब आपको राज्य रोक देगा। या कोई दंगा होने की संभावना होगी, तब भी राज्य आपको रोक देगा। ये चीजें यहाँ से आती हैं। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे धार्मिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक कोई भी संस्था है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, उन लोगों को अपने प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता देता है। यानी अगर राज्य कहे कि यह विशेष धर्म है, इसको हमें बढ़ावा देना है, या हमें एक मंदिर बनवाना है, या हमें एक मस्जिद बनवाना है, इसलिए हम जनता पर टैक्स लगाएंगे, तो यह मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा और इसे आप नहीं देंगे तब भी सरकार आपको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है, आपको आज़ादी दी गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। जैसे शैक्षणिक संस्थान है, मान लीजिए वहाँ पे कोई ऐसा गीत चल रहा है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो मुस्लिम लड़के को आप बाध्य नहीं कर सकते कि वहाँ पर खड़ा होकर वह भी यह स्तुति करे। यह चीज हमें अनुच्छेद 28 से मिलती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में कुल 4 अनुच्छेद। पहला है सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, धर्म के अनुसार आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष
धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता और 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये हमारा चौथा हो गया जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 5वां है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में क्या है? सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। हम अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं, हमारी कोई लिपि है, हम उसको बनाए रख सकते हैं, हमारी कुछ संस्कृति है, वह हम बनाए रख सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम कोंकणी बोलते हो, तुमको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है। और यह अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और उसे चलाने का अधिकार है। इसी अधिकार से, इसी अनुच्छेद से अल्पसंख्यक लोगों को यह अधिकार मिलता है कि वह अपनी शैक्षणिक संस्था खोल लें और उसे चलाएं। अल्पसंख्यक को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बार बताया था कि पूरे देश में अगर किसी वर्ग की आबादी 50% से कम है तो वह अल्पसंख्यक होगा। अनुच्छेद 31 जो था 31, यह संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित था। यह संपत्ति का जो अधिकार की बात करते हैं उससे था, अब यह निरस्त हो गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अच्छा, जो हमारा संपत्ति का अधिकार एक हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद नहीं, संपत्ति का अधिकार जो था उसको अब मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया, तो उसको 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में इमरजेंसी के बाद जो आई थी सरकार, उसने किया था, तो उसको निकाल कर 300A में रख दिया गया और वह एक विधिक अधिकार हो गया। विधिक अधिकार तो वो है आपका, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसके उल्लंघन पर रिट जो याचिकाएं होती हैं वो दायर या जारी नहीं करती है। यह चीज बहुत खास है। अच्छा, फिर 6वें पे आ जाते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी बताया था अनुच्छेद सबसे उपयोगी या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ही अनुच्छेद हमें मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है कि आप हस्तक्षेप करें, आप रिट या याचिकाएं दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन पर 5 प्रकार की जो रिट है या याचिकाएं हैं वो जारी करता है। ये अनुच्छेद 32 के तहत ही होती है। इन 5 से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी-कभी। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब है सशरीर पेश करना, यानी शरीर सहित पेश किया जाए, यह आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसा कब होता है? जब किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो और कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कहता है हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, तब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशरीर यानी शरीर के सहित प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश, मेंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। क्या आदेश? किसी संस्था द्वारा अपना कार्य नहीं करने पर। कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीजें हमें पता नहीं रहती हैं। मान लीजिए कोई सरकारी संस्था है या सरकार से वित्त पोषित संस्था है, तो राज्य के दायरे में, राज्य की परिभाषा में आता है, और वह अगर अपना कार्य नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, इन्होंने अपना कार्य नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश नाम की याचिका जारी करता है, यानी रिट जारी करता है, तब उसको अपना कार्य करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं ना आगे निकल पाएगा कोई। अच्छा, तीसरा है प्रतिषेध,
प्रोहिबिशन, इसमें है कि निषेध करना। किस चीज का? किसी संस्था का अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करना। मान लो कोई संस्था है या जो राज्य की परिभाषा में आने वाली चीजें हैं, अगर वह कोई अपने कार्य क्षेत्र, उसकी सीमा है कि भैया आप यही काम कर सकते हैं, लेकिन उससे बाहर जाकर कोई काम करता है, तो आप इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध नाम की याचिका जारी करती है, यानी रिट जारी करती है। चौथा है उत्प्रेषण यानी सरसरी। इसमें मतलब होता है रुक जाओ, रुक जाओ। निचले न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब कार्य करती है कोई न्यायालय, कोई निचली अदालत है, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई मामले पर सुनवाई कर रही है, उस पर फैसला देने जा रही है, तो सरकार कहती है रुक जा। सरकार नहीं, सॉरी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट तब उत्प्रेक्षण नाम की याचिका जारी करती है और कहती है आप रुक जाओ, और उस मामले को वहीं रोक दिया जाता है और वह मामला सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ बुला लेता है, अपने यहाँ सुनवाई करता है। अच्छा, ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण में कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें भी निषेध करना, इसमें भी रुक जाओ। तो यह किसी संस्था जब अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती तब होता है प्रतिषेध, लेकिन जब कोई न्यायालय, निचला अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले को सुनती है या उस पर कार्य कर रही है, तो उसको रोकने के लिए उत्प्रेषण नाम की याचिका दायर की जाती है, और किसी संस्था जो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर है तो उसके खिलाफ प्रतिषेध। ठीक है। पांचवा अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट पूछती है किस अधिकार से, यानी किसी पद पर अवैध रूप से कोई बैठ गया है, यानी वह उस पद पर कार्य करने का अधिकारी नहीं है, अधिकार करने कि उसको अधिकार नहीं मिला किसी कार्य को करने का, लेकिन वह उस पद पर अवैध रूप से रह गया है, तब उसको रोकने के लिए या उससे सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जारी होता है अधिकार परीक्षा नाम की रिट। ये पांचों रिट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। खैर थोड़ा डीप है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए पांचों रिट जो हैं, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो हम लोग रिट को भी देख लिए। अब अनुच्छेद 12 से 35 है, अभी 32 तक ही हम देखें, तो उसमें 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 जो हमें प्राप्त अधिकार हैं, अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि इस भाग से जितने भी अधिकार आपको मिले हैं उसमें कोई भी संशोधन कोई और नहीं, केवल संसद कर सकती है। अनुच्छेद 34 में क्या है कि सैन्य शासन, जहां कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो जाता है, होने पर इस भाग द्वारा जो प्रदत्त सभी स्थितियां हैं उस पर रोक लग जाती हैं। यानी कहीं शासन, सैन्य शासन लगा है तो वहां आप नहीं कह सकते हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, अनुच्छेद 35 में क्या है कि इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन की बात जो है वो यही है, और संसद ही इस पर विधि बनाती है। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन केवल लिख दिया गया, लेकिन अब उस पर कानून विधायन होना चाहिए ना, तभी ना अस्पृश्यता रुकेगी। इस जो भी विधायन होता है, इन प्रावधानों को लागू करने का, उसकी शक्ति या उसका तरीका, वो सब चीजें अनुच्छेद 35 में है। तो हम लोग सभी मौलिक अधिकार देख लिए उसे, या मौलिक अधिकार में जितने भी हमारे भाग 3 में अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को भी देख लिए। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इतना आपको याद रखेंगे ना तो ग्रुप डी में तो कोई भी प्रश्न मौलिक अधिकार से आ जाएगा, वो गलत नहीं होगा। उसके अलावा भी कोई भी एग्जाम है उसमें मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं,
इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये ऐसा सवाल है जो पिछले 4-5 सालों से इतनी बार पूछा गया है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे ही देंगे। तभी पता चलेगा आपने सही से इस वीडियो को देखा कि नहीं। अच्छा, अगर आपको या पीडीएफ चाहिए या किसी भी इस प्रोग्राम की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। तो अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ क्यों चाहिए भाई? क्योंकि लास्ट में जब परीक्षा होती है तो हमें कहीं इस तरह से शॉर्ट नोट के रूप में पीडीएफ मिल जाए तो हम फटाफट देखकर 5 मिनट में ये सबको रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए सारी पीडीएफ वहाँ से जाकर डाउनलोड करके रख लीजिए। सभी वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसको कोई मिस नहीं करेगा और कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को दबा देना होगा, ताकि कुछ भी वीडियो पड़ती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमारा हौसला बढ़ाइए क्योंकि अभी हम नए हैं, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो लाइक करना है, कमेंट करना है, उससे हमें हौसला मिलता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें लाओ और चीज़ें लाओ। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम और भी मटेरियल आपको देंगे। अपने सुझाव कुछ हो तो ज़रूर बताइए क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं जान सकता। आप लोग जो सुझाव देंगे उसके हिसाब से काम किया जाएगा और हम लोग अपने अंदर वो ऐसा सुधार भी लाएँगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, अपने कमेंट दिए, सुझाव दिए, इसके लिए धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।